दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मौर्योत्तर काल का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला है कि वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो वह शासक स्ट्रेटो द्वितीय था जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। और ये कौन शासक था? हिंद यवन शासक था। अगला, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। तो मिलिंद, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत के समसामयिक नहीं था। अगला प्रश्न, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। अगला प्रश्न है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जूनागढ़ के अभिलेख में वर्णित है। अगला, बीना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। रुद्रदामन प्रथम ने बीना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। अगला, वह शासक जिसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है। तो वह था अगाथोक्लीज। दोस्तों, अगाथोक्लीज के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। अगला प्रश्न, कार्दमक क्षत्रपों ने जिस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए वह धातु कौन थी? ताम्र। कार्दमक क्षत्रपों ने जिस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए वह ताम्र धातु थी। अगला प्रश्न सही सुमेलित से है। शासक और राजवंश। तो डिमेट्रियस हिंद यूनानी राजवंश का था। रुद्रदामन शासक था। गोंडोफर्निज पल्लव शासक था। भीम कुषाण शासक था। अगला प्रश्न है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाणों ने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। अगला, भीम कटफिसेस कनिष्क, नहपाड़ एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है वह था कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। अगला प्रश्न, वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो भीम कटफिसेस वह शासक है जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न, भीम कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस, कनिष्क तथा हर्मवीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था वह था भीम कटफिसेस। भीम कटफिसेस स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। अगला, योधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है। किसका? कार्तिकेय का योधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है। अगला प्रश्न, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। अगला, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, विक्रम एवं शक संवतों में अंतर कितने का है? तो 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, 1931, 1952, 2066 तथा 2087 में से वह वर्ष
जो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष है तो वह है 1931। अगला प्रश्न है अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास तथा कंबन में से वह जो कनिष्क का समकालीन था, तो अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। अगला, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं था, तो पतंजलि का कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। अगला, कनिष्क के रबतक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है, तो कनिष्क के रबतक अभिलेख में साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा का उल्लेख है। अगला प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। चरक तथा जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। अगला, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो अयोध्या लेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी मिलती है। अगला, शुंग वंश के बाद भारत पर किसने राज किया, तो कण्व वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया। अगला, अश्वघोष, पार्श, वसुमित्र तथा विशाख दत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, तो विशाख दत्त कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। अगला प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, तो वह था गौतमी पुत्र सातकर्णी, वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। अगला, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, तो सातवाहन वंश का मौर्यों के बाद दक्षिण भारत पर सबसे प्रभावशाली राज्य था। सीमुक किस वंश का संस्थापक था, तो सीमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था, तो पान चाउ वह चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। अगला प्रश्न, वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। मौर्य और कुषाण वंश की साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, तो कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। कला की गांधार शैली फली फूली किसके शासन में, तो कुषाणों के समय में कला की गांधार शैली फली फूली। अगला प्रश्न, राजवंश और सिक्कों की धातुएं हैं, तो कुषाण काल में स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के प्रचलन में थे। गुप्त राजवंश में स्वर्ण एवं रजत के सिक्के प्रचलन में थे। सातवाहन राजवंश में चांदी, तांबा, सीसा एवं पोटीन के सिक्के प्रचलन में थे। कलचुरी राजवंश में स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के प्रचलन में थे। अगला प्रश्न सही सुमेलन से है। गांधार कला किससे संबंधित है, कुषाण से। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, रुद्रदामन प्रथम से। मिलिंद हो मीनांडर से संबंधित है। तक्षशिला लेख पतिक से संबंधित है। अगला, अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बुद्ध प्रतिमा के लिए अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं, गांधार कहते हैं। गांधार कला शैली भारतीय और यूनानी का सम्मिश्रण है। अगला प्रश्न, वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित अस्तरित चट्टान जिसको शिष्ट कहा जाता है, तो वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित अस्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, वो था गांधार मूर्ति कला। दोस्तों, गांधार मूर्ति कला में हरित अस्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। अगला प्रश्न,
प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम है यूनानी, शक, कुषाण और हूण। अगला प्रश्न है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो डेरियस प्रथम पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। अगला, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? तो सातवाहन राजवंश सबसे पुराना राजवंश था। अगला, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। अगला प्रश्न, सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो अमरावती एवं प्रतिष्ठान में सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। अगला प्रश्न, एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। अगला, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। राजवंश और उनके राजधानी से संबंधित प्रश्न है। तो शुंग राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन की राजधानी पैठन थी। कदम्ब की राजधानी बनवासी थी। चंदेल राजवंश की राजधानी महोबा थी। सही कालानुक्रम है तो सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य सही कालानुक्रम में है। अगला प्रश्न सत्य कथन है। सत्य कथन है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत व अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। अगला प्रश्न सत्य कथन से संबंधित है। तो सत्य कथन क्या है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। अभिलेख और शासक। तो नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र से संबंधित है। भीतरी लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला प्रश्न वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में श्री प्रवर्तीय कहा गया है। वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में श्री प्रवर्तीय कहा गया है वह वंश था इक्ष्वाकु वंश। अगला प्रश्न सत्य कथन है। तो सत्य कथन कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। अगला अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था। तो खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। अगला कलिंग नरेश खारवेल किससे संबंधित है? तो चेदी वंश महामेघवाहन वंश से संबंधित है कलिंग नरेश खारवेल। अगला पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। अगला प्रश्न है शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे। तो शुंगों के पूर्वज मूलतः उज्जैन से संबंधित है। अगला सार्वभौमी का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, वह कौन शासक था? तो बालपुत्र देव था। सार्वभौमी का वह राजा, स्वर्णभूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, वह था बालपुत्र देव। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक कौन था? तो अनाम नाविक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक है। इसको अज्ञात भी कहा जाता है।
ये था आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।